नमस्कार। इतिहास और गणित दो ऐसे विषय हैं जो हमारे जीवन के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक सरसरी निगाह मारने के अलावा हम कभी भी, मुझे लगता है, गहराई में जाकर, मैं आम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, हम नहीं इस पर ज्यादा विचार करते। इतिहास की खासतौर से मैं बात करूं तो ये देखने को मिलता है कि जितना हम पढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही वो धीरे धीरे रोचक लगने लगता है। लेकिन पहले जब तक आप किसी से बात ना करें इस बारे में, तब तक एक डर सा बना रहता है कि इतिहास की किताब खोलूं ना खोलूं। सौभाग्य से हमारे अतिथि क्रम में आज जो व्यक्ति स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उनका सीधा संबंध, और वो भी हर रोज कह सकते हैं आप, इतिहास और इतिहास पढ़ते छात्रों से है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर वेदव्रत तिवारी का विधिवत स्वागत करता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद जी, नमस्कार। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के ही एक कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, और वहीं पर इतिहास पढ़ाते हैं। प्रोफेसर तिवारी, सबसे आसान सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे अभी कि इतिहास के साथ आपका रिश्ता कैसे जुड़ा? क्या बचपन से आपको कोई रोल मॉडल था, कोई मार्गदर्शन करता था कि ऐसे पढ़ोगे तो करियर के लिए अच्छा है, या आपको वाकई कोई दिलचस्पी थी इसमें? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। देखिए, इतिहास से मेरा जो जुड़ाव है वो मुझे लगता है बचपन से ही था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग ऐसी जगह से हुई जहाँ पे मैंने देखा था कि दीवार पे बहुत सारे ऐसे महापुरुषों के, जो कि इतिहास में कभी न कभी नायक के रूप में रहे, उनके पोस्टर्स लगते थे, उनकी फोटो लगती थी। तो एक बाल मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि ये कौन से लोग हैं और उन्होंने क्या काम किया। तो हमारे गुरुजन हमें समझाते भी थे, बताते भी थे। बाद में, हालांकि 12th के बाद मेरा मन तो था, एक मेरे परिवार भी चाहता था और मेरी भी कोशिश थी कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करूं, MBBS बनने के लिए कोशिश करूं, और उसके लिए मैं लखनऊ भी गया। लेकिन वहां पे फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एनरोल हुआ और वहां से मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ली। और उसके बाद जो मेरा किताबों को पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, उसने मेरे मन में एक नई प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न कर दी कि नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें और भी है, और इसके अलावा क्या हो सकता है। और दूसरा मैं बता दूं कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे संस्कृत और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका भी हमें वाचन करना, उसका पाठ करना सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से, प्राचीन भारत का जो इतिहास है और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, तो मैं उससे अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा था। अब जरूरत थी कि मैं अकादमिक विषयों में इसको कैसे, मैं जैसे कि उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख जो है आप देखें तो कितना शानदार तरीके से अशोक जो है वो कहता है कि मैं पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन करना चाहता हूँ। तो किसको अंग्रेजी में फिलियल पिटी कहते हैं, कि जिस तरीके से पिता अपने बच्चों को चाहता है कि वो आगे बढ़े, उसके लिए जरूरत पड़े तो दंड भी देता है, अनुशासन में रखता है, लेकिन उसकी जो अंतिम अभिलाषा क्या होती है, उसकी मूल अभिलाषा यही कि उसके जो पुत्र हैं, संतति है, वो आगे बढ़े, और उसके लिए उनको जो ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, जो प्रशिक्षण की जरूरत पड़ेगी, वो सब मैं दूंगा। अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी मैं करूंगा। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन और उसके बाद फिर आगे का सिलसिला चल पड़ा। तो आगे चल के आपने लखनऊ के बाद फिर कहाँ आप? जी, देखिए, तो मेडिकल का मेरा जो अटेम्प्ट था वो तो सफल नहीं हो पाया। तो मेरे सामने ऑप्शन था कि मैं, फिर लोगों ने कहा कि UPSC की तैयारी करनी चाहिए, और उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विषय तब भी था और आज भी है, वो है कि इतिहास को पढ़ा जाए। तो इसी क्रम में मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी में है, वहां से मैंने स्नातकोत्तर में मास्टर्स हिस्ट्री में करने का जो है मन में सोचा। और बाद में चूंकि मेरा संस्कृत से मैंने कहा कि लगाव भी है, और इसीलिए फिर मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है अपना एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता प्राचीन भारतीय इतिहास में, फिर मैंने इसको आगे किया। बाद में कुछ और कोर्सेज भी जैसे मैंने किए, और इसी विश्वविद्यालय से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से ही मैंने बाद में अपनी PhD की डिग्री भी वहीं से अर्जित की। प्रोफेसर तिवारी, बनारस का नाम सुन के बड़ा अच्छा लगा, लेकिन एक आम व्यक्ति दूर से जब देखता है तो उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा शायद उसकी सोच की जो दौड़ है वो आगे तक नहीं जा पाती। जी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ क्या अपने आप में एक वैसी ही संस्था है जहां पर मतलब पूरे PhD तक कोर्सेज और ये होता है? बता दूं कि सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय को सामान्य रूप से लोग BHU के नाम से जानते हैं, के अलावा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, जो संस्कृत के क्षेत्र का सबसे बड़ा मानिंद विश्वविद्यालय है। और सबसे खास बात मैं बताऊं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 के आसपास में हुई थी, और ये वो दौर था जब भारत में जो है अंग्रेजी शासन था, और जब बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी ऐतिहासिक संदर्भ में, जब देश की आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ था और महात्मा गांधी का अवतरण हो चुका था इस कालखंड में, तो उन्होंने अंग्रेजों के संस्थाओं का बहिष्कार का जो मन बनाया। 1919 का जो आंदोलन शुरू हुआ, जो आंदोलन था, उसी आंदोलन के दौरान जो है भारत में भारतीय दृष्टिकोण से, भारतीय चिंतन पद्धति के आधार पर कौन सा संस्थाएं बन सकती हैं, उसी क्रम में खुद महात्मा गांधी ने इस विश्वविद्यालय की जो नींव रखी, और इसीलिए इसको विद्यापीठ
कहा गया, विद्या का स्थान कहा गया। और चूंकि महात्मा गांधी ने उसकी नींव रखी थी, इसलिए विश्वविद्यालय जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो है उससे जुड़े रहे, जैसे कि प्रोफेसर दूधनाथ जी, डॉक्टर संपूर्णानंद का भी जुड़ाव रहा, शास्त्री जी भी यहाँ से उन्होंने कुछ शिक्षा, कुछ डिग्रियां ली थी, डॉक्टर भगवान दास जिनको भारत रत्न भी दिया गया। और इसके अलावा ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी है, और सिर्फ ये विश्वविद्यालय के अंदर ही नहीं, इससे जुड़े सैकड़ों महाविद्यालय हैं वाराणसी और आसपास के जनपदों में, जहाँ पे काशी विद्यापीठ के माध्यम से उन संबद्ध महाविद्यालयों को भी डिग्री इसी यूनिवर्सिटी की मिलती है। प्रोफेसर तिवारी, मन में उत्सुकता ये होती है जानने की, अब ये बात टेक्निकल है क्योंकि आप उस क्षेत्र के हैं, जब एक घटना या एक घटनाक्रम को आप आज बैठ के देख रहे हैं जो कह लीजिए 2000 साल पहले, अब वहां तक सही जानकारी पाने के लिए क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो आपके पास कौन से टूल्स होते हैं जिससे आप पता करते हैं कि सच क्या है और क्या सच नहीं है? जी जी, देखिए, इतिहास के अध्ययन के लिए कुछ प्रोफेशनल करिकुलम हम तैयार करते हैं, और एकेडमिक्स में आने के बाद रिसर्च एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। खास करके इतिहास के अध्ययन के लिए दो मूल बातें उसमें महत्वपूर्ण है। पहला है साहित्यिक स्रोत। तो उस कालखंड में जो साहित्य लिखे गए, वो साहित्य जो है हो सकता है कि उस राजा के दरबार में रहने वाले किसी व्यक्ति, कवि, लेखक आदि ने लिखा हो, या उस समय में दूसरे किसी व्यक्ति ने लिखा हो। तो एक तो साहित्य नहीं, लेकिन अगर साहित्य की बात हम करें तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो लिखता हो वो राजा के यहाँ नौकरी करता हो जी। तो कैसे कह सकते हैं कि उसने जो लिखा? जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। वस्तुतः क्या है कि इसी कारण से साहित्यिक स्रोत सर्वथा जो है वो निर्दोष नहीं हो सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों में एक समस्या होती है, क्योंकि वो अगर किसी राजा के संरक्षण में किसी कवि ने उसका गुणगान किया है तो बहुत संभावना है उसने की अतिशयोक्ति की ही होगी। इसीलिए इतिहास जानने का जो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निर्विवादित स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। जिसमें क्या आता है, उसमें आते हैं सिक्के, उसमें आते हैं अभिलेख, चाहे वो ताम्र पत्र पे हो चाहे वो रजत पत्र पे हो। इसमें आते हैं उस जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम सारे जो, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, मृदभांड हो, ऐसे बहुत सारे जो इसको हम कहते हैं ना हिस्टोरिकल एंटिक्विटीज, उस काल में बनाए गए जो इमारतें हैं, जो भवन बनाया गया है, मूर्तियां सबसे बड़ा प्रमाण है। मूर्ति चाहे वो विभिन्न धातुओं की हो चाहे वो पत्थर की हो, तो इन सब के आधार पे हम उस कालखंड का, इतिहास के उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का सामाजिक, सांस्कृतिक और बहुत हद तक आर्थिक जीवन की हम जो है वो छवि निकाल सकते हैं। इसीलिए साहित्यिक स्रोत का इस्तेमाल करने के लिए ये आवश्यक है कि साहित्य में जो कुछ लिखा हुआ है उसका हम पुरातत्व के माध्यम से उसकी वेरीफाई करें, उसको हम पक्का कर लें कि अगर ये युद्ध हुआ या ये घटनाक्रम हुआ तो क्या पुस्तक में तो है, क्या उस संदर्भ में वैसा कुछ हमें मिलता है। अगर वैसे कुछ पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं तो ये उससे क्या हो जाता है कि इतिहास में ये जानकारी पुख्ता हो जाती है, वो फिर साबित हो जाती है। इसलिए दोनों ही संपूरक हैं। साहित्यिक स्रोत को आप छोड़ के भी नहीं कुछ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां, बहुत सारे अगर आप देखें कि हमें समाचार में ये सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, अखबारों में छपता है कि एक खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली, इस स्थान पे कुछ मिला, तो ये मूर्ति किसकी थी, कैसे थी, ये बात तो तभी हम समझ पाएंगे जब हम साहित्य के जो दर्शन धर्म का जो साहित्य है उसको देखेंगे। तो अगर लंबोदर है तो गणेश की मूर्ति होगी, वो भैरव भी हो सकते हैं, तो ये इसको हम आइकॉनोग्राफी के नाम से जानते हैं, तो ये भी आर्कियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हम दोनों विधाएं, जो पुरातत्व है और जो साहित्य है, दोनों का महत्व कम नहीं है, लेकिन साहित्यिक स्रोतों का जो हम वेरिफिकेशन है वो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर करते हैं और फिर इतिहास लिखा जाता है। जी। लेकिन प्रोफेसर तिवारी, एक बात अब बताइए मुझे, अभी तक जो बताया आपने मुझे वो मतलब समाज के एक उस जमाने के मतलब एक प्रबुद्ध वर्ग से जुड़ा हुआ अभी तक मुझे समझ में आ रहा है, चाहे वो किसी प्रासाद से जुड़ा हुआ हो या किसी अच्छे बड़े मंदिर से जुड़ा हुआ हो, या आपने सिक्कों की बात की, हो सकता है सोने के सिक्के हों तो वो भी एक किसी अमीर व्यक्ति की कहानी सुना रहा हो। क्या इसमें वो लोग रह जाते हैं जो समाज का उतना ही हिस्सा हैं, लेकिन चलो कोई किसान था, कोई मजदूर था, कोई काम करने वाला था, क्या इन लोगों का भी उतना ही महत्व है? एक दूसरे के पूरक हैं दोनों पूरे समाज को चलाने के लिए। देखिए, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के जो मूल में वो है कृषि। हमारी जो व्यवस्था है वो ऋषि और कृषि प्रधान रही है। वो हमारे चाहे वो पर्व हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हो, चाहे हमारी परंपराएं हैं, ऋषियों ने जो आदर्श, जो दर्शन के आधार पर स्थापित किया, उसी को लोक ने पालन किया। हाँ, जो आपका प्रश्न है वो बिल्कुल सही है और इसमें मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो हमें साहित्यिक स्रोत मिलते हैं, चाहे वो प्राचीन काल के हो, आदिकाल के हो, चाहे मध्यकाल के हो, मुगल पीरियड के हो या आधुनिक हो, उसमें निसंदेह उन बड़े घटनाक्रमों का या उन राजाओं या राजवंशों का विवरण तो बहुत मिलता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं छूट जाता है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से, जैसे कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे
कोई एक कई हजार साल पहले कोई सेटलमेंट था, तो उस बस्ती की जब हम खुदाई करते हैं पुरातात्विक टूल्स के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये आम आदमी के रहने का स्थान था, उसके उपयोग में हो जाने वाले कुछ बर्तन थे, या इस प्रकार की कुछ चीजों का हमें मिलता है। हाँ, लेकिन विधिवत विवरण हमें, अगर हम कहें कि जो बिलो जो स्ट्राटा लेवल पे जो है उनका नहीं मिल पाता है। और इसी कड़ी को खास करके ये सारी जो दुविधा है, एक जो एलिट क्लास की, अपर क्लास की, जो शासक वर्ग है और जो शासित है, विशेष करके जो नीचे का जो समुदाय है, कृषक वर्ग है और या जो सामान्य कारीगर है, उसके विषय में हमें जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इसमें एक देखिए बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आपको दिखाई पड़ेगा, खास करके जब आप बात करते हैं आधुनिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की। और यही जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की, तो सबसे पहले दिमाग में कौन आता है? महात्मा गांधी आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं। लेकिन क्या हमारे पास उन सामान्य लोगों का, जो हजारों नहीं लाखों की तादाद में थे, जिन्होंने इन आंदोलनों को सफल बनाया, उनके नाम, क्या उनके विषय में कोई जानकारी है? नहीं। या इसकी कोई चर्चा भी किसी पुस्तक ने की? नहीं। 1980s में इसी विषय को लेकर के प्रोफेसर रंजीत गुहा ने एक नए विचार, एक नए स्कूल की स्थापना की, जिसको हम लोग सबअल्टर्न स्कूल के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से ये देखने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे से इतिहास को देखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ऊपर से तो आपने दिखाई दिया कि ये फला नेता थे, ये जेल गए और उन्होंने इतने दिन तक स्ट्राइक की, लेकिन आम आदमी का क्या योगदान था, इसको अगर देखना है तो इसीलिए सबअल्टर्न स्कूल एक बहुत पॉपुलर, आप देखेंगे, स्ट्रीम बन चुका है, जो इस तरीके के जो पॉपुलर अपराइजिंग्स हैं, जो लोक में जो होने वाली जो क्रांतियां हैं, वो बहुत प्रकार की थी। सारी क्रांतियां सिर्फ जनजातीय जो आंदोलन थे, विद्रोह था, अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जो था, उन सब का भी अब धीरे धीरे करके वो संकलन किया जा रहा है। इस क्रम में मैं एक बात और भी जोड़ दूं कि पिछले वर्ष में भारत सरकार की संस्था CCRT के माध्यम से हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है फ्रीडम फाइटर्स जो गुमनाम है, उनके विषय में हमने कुछ प्रोजेक्ट भी किया था, और उसका मैं एडवाइजर था। और हमने उसमें करीब करीब नहीं तो 30 से अधिक जो है ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपना जीवन निछावर करने वाले या अपना कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों का नाम दिया, जिसको कि CCRT ने बकायदा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पे वो आज भी आजादी के उसमें एकदम बिल्कुल उन्होंने अपलोड किया हुआ है इसको। तो इस तरह एक प्रयास अब जारी है। प्रोफेसर तिवारी, अब तक की बातों में इतिहास के अलावा साथ साथ साहित्य और संस्कृति की बातें भी होती गईं, तो इसका मतलब इन तीनों में कहीं ना कहीं जुड़ाव है। आप एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं जो लोक संस्कृति और लोक कलाओं को लेकर कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग इतिहास तो पढ़ाते हैं, रोज अपनी कक्षाओं में जाते हैं, विद्यार्थियों से हमारा मिलन होता है। अच्छा, दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पूरे भारतवर्ष के बच्चे आते हैं। आप कहते हैं ना कि दिल्ली एक मिनी इंडिया है, क्योंकि हमारे पास बच्चे हर वर्ग से और हर क्षेत्र से और हर प्रांत से आते हैं। और दिल्ली आने के बाद वो एक कल्चरल शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ जो देखते हैं कि लाइफ स्टाइल यहाँ पे बड़ी दूसरी है, लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, या उस तरीके से वो अपनी जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उनकी अपनी सांस्कृतिक जो समझ और जो उनकी पहचान है, उससे लेकर के उनके मन में ये होता था कि, या अभी भी होता है कि इसको वो कहीं ना कहीं वो हाइड करने को, छुपाने की कोशिश करते हैं और मेन स्ट्रीम में कुछ ऐसा दिखने या करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि ये मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर उड़ीसा का व्यक्ति या झारखंड का व्यक्ति या नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति, उसके अपनी जो भाषा है, जो परंपराएं हैं, अगर इसको हम एनकरेज करेंगे तो शायद हम और अधिक जो भारत की जो मूल, जो हमारा जो कह सकते हैं कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो बेसिकली डाइवर्सिफाइड है। हम अगर देश के विभिन्न स्थानों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज है, और दिल्ली में सब आते हैं, लेकिन लोग आकर के अक्सर करके वो प्राय जो है अपने उन चीजों को छुपाने की कोशिश करते थे। तो हमारे और मेरे कुछ और साथी थे, ये मन में विचार आया क्यों ना हम लोग एक ऐसी संस्था चलाएं, शुरू करें, जहां पे लोक और जनजातीय परंपराओं को, उनकी जो कला कौशल है, क्योंकि आप देखें, और वो लुप्त इसलिए भी हो रही है क्योंकि समस्या ये होती है कि उनके खरीदार नहीं है, उनके कदरदान नहीं है, उनकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो इसी क्रम में हमने 2017 में एक संगठन, गैर सरकारी संगठन स्थापित किया, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने भारत सरकार की IGNCA से और दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया, JNU, सभी संस्थाओं के साथ मिलकर हमने कई बड़े कार्यक्रम किए और हमें बड़ी प्रशंसा भी मिली। और अभी भी हम लोग बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट जो फॉर्म्स हैं, खास करके ट्राइबल क्राफ्ट फॉर्म्स, उसमें भी हम लोगों ने काम किया है और बहुत सारे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। घड़ी की सुई लेकिन ये कह रही है कि इस पर भी हमें दार्शनिक होने की जरूरत है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो अगली मुलाकात के लिए रखे जाते हैं। आ तो बहुत रहे हैं, लेकिन इसी बात पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं से बातचीत की। धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि, प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।